क्या इंडिया में भी होने जा रहा है असेट प्राइस का बबल बर्स्ट और यहां भी होगा एक मेजर फाइनेंशियल क्रैश जिसके बाद आएगी लंबे समय के लिए मंदी। एक डर का माहौल तो साफ दिखता है हर तरफ आज इंडिया में, चाहे आम नौकरी पेशा लोग हों, व्यापारी वर्ग हों या इन्वेस्टर्स या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच भी ये डर दिख रहा है। ये और बात है कि जिसकी जैसी आइडियोलॉजी है वो वैसे ही आर्गुमेंट कर रहा है। देश में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भले ही कम हो लेकिन पर कैपिटा ओपिनियन यहां बहुत ही ज्यादा है और आर्गुमेंट तो दोनों तरह के हैं। जहां कुछ लोग इंडियन जीडीपी के लुभावने आंकड़ों और इतने बड़े बाजार के कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि इंडिया तो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो वहीं कुछ और लोगों को डर है बढ़ते कर्ज, बढ़ती महंगाई और कम होते रोजगार और स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट के ओवर वैल्यूएशन का। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां सब कुछ सिमट रहा है टॉप पर बैठे चंद लोगों के हाथों में, जाहिर सी बात है कि उन लोगों के लिए तो मेरिट बस इसी आर्गुमेंट में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो कर रही है। चाहे इन्फ्लेशन बढ़े, चाहे हो नौकरियां कम, जब उनका असेट प्राइस लगातार बढ़ रहा है और बढ़ रहा है उनका नेटवर्थ, तो वो क्यों न माने कि देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ये है ही नहीं इंडिया के इकोनॉमी की ग्राउंड रियलिटी और इसलिए आज हर तरफ ये सवाल है कि आखिर क्यों 2025 में स्टॉक मार्केट का कोई रिटर्न नहीं मिला है और क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी दुनिया के दूसरे मेजर सेंट्रल बैंक्स की तरह रिकॉर्ड सोने की खरीद कर रहा है। क्यों इंडिया भी अपना डॉलर डिपेंडेंस कम कर रहा है। आखिर कहीं तो सरकार को भी एक डर है ही आज की ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में, और फिर देश में लगातार कम हो रही उपभोग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कम होना और एक कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करना जिसका असर नौकरियों पर भी पड़ रहा है। ये सारे ही इंडिकेटर्स मिलकर एक फियर फैक्टर तो क्रिएट कर ही रहे हैं। आम लोगों के सवाल ये भी हैं कि आखिर क्यों इंडिया में प्रॉपर्टी दुनिया के डेवलप्ड सिटीज से भी महंगी है प्राइस टू इनकम रेशियो के हिसाब से, और इसलिए यह जरूरी है कि हम अपना कोई भी आकलन करने से पहले आज जितनी नजर ग्लोबल इकोनॉमी पर रखें उतनी ही नजर रखें देश की घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी। हाँ, यह सच है कि आज एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश और उसके बाद होने वाले रिसेशन, एक वैश्विक मंदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और ऐसे किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया भी काफी वल्नरेबल है। चाहे हम आज भले ही रहें एक डिनायल में, कई रेड फ्लैग्स हैं जो एक साथ ये दिखा रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ ठीक नहीं है और जरूरी नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था किसी ग्लोबल क्रैश की सूरत में ही चरमराए। ये इकोनॉमिक क्राइसिस तो मेड इन इंडिया भी हो सकती है। जी, सही सुना आपने। इंडिया में आज खतरा सिर्फ ये नहीं है कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्रैश का शॉक लग सकता है, बल्कि खतरा यह भी है कि एक मेड इन इंडिया असेट बबल बर्स्ट या इकोनॉमिक क्रैश भी हो सकता है। कुछ ऐसे की इंडिकेटर्स हैं जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। गवर्नमेंट, इकोनॉमिक, कॉर्पोरेट और मार्केट सिग्नल्स सब के सब ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के सारे ही दावे दरअसल अनसस्टेनेबल ग्रोथ के हैं, जिसमें घरेलू और विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है और देश में लगातार घटता प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बढ़ता सरकारी और घरेलू कर्ज एक गंभीर चिंता का विषय है। और फिर देश में हर तरफ बढ़ रहा है एक ऐसा असेट बबल जिसके पीछे कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल ही नहीं है। और बात यहां सिर्फ स्टॉक मार्केट के ओवर वैल्यूएशन की ही नहीं है। सच तो यह है कि इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट आज स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। नॉर्मली जब इन्फ्लेशन हाई होता है और इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है तो यह स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट को निगेटिवली इंपैक्ट करता ही है। लेकिन जहां एक तरफ एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, समझ रहे हैं इंडियन कंपनीज के लगातार कम हो रहे प्रॉफिट्स को, वहीं हाइप कुछ ऐसा बना दिया गया है कि डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इंडियन इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। वैसे अधिकांश लोग तो पैसा गंवा ही रहे हैं। इसी तरह से इंडिया का रियल एस्टेट आज ओवर वैल्यूएशन का एक ऐसा ग्लोबल केस स्टडी बन चुका है जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में 5 साल के बेंचमार्क को काफी पीछे छोड़कर 11 साल से भी आगे निकल चुका है। होम अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड वर्ल्ड के सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में है
एक तरफ जहां एफोर्डेबल हाउसिंग को तो छोड़िए ही 2-3 करोड़ वाले अपार्टमेंट्स नहीं बिक रहे हैं, वहीं 3 करोड़ से ज्यादा के अपार्टमेंट धड़ल्ले से लॉन्च हो रहे हैं, उनके रिकॉर्ड सेल के दावे किए जा रहे हैं और ये सब के सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट एक ऐसे बबल जोन में है जिसके कि आगे बस बबल बर्स्ट ही नियति दिखती है। बात चाहे असेट प्राइस वैल्यूएशन की हो या फाइनेंशियल मार्केट के वैल्यूएशन की, कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न की हो या फिर ब्रॉडर इकोनॉमिक मेट्रिक की, इंडियन इकोनॉमी में आज एक डर तो दिखता ही है। दुनिया के कई क्रैश का असेसमेंट करने वाले बहुत से अर्थशास्त्री एक मार्केट क्रैश के 4 इंडिकेटर्स बताते हैं। ये 4 इंडिकेटर्स हैं। पहला है असेट प्राइस वैल्यूएशन जो फाइनेंशियल फंडामेंटल से अलग चल रहा हो। दूसरा, वेल्थ का चंद हाथों में कॉन्सेंट्रेशन जो एक ब्रॉडर प्रॉस्पेरिटी का इल्यूजन क्रिएट करे। तीसरा, मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा रिस्क लेकर किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट। और चौथा, मार्केट के सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर एक मिसप्लेस्ड एजम्पशन। अब इसके आगे ये बताने की भी शायद कोई जरूरत ही नहीं है कि इंडिया में फाइनेंशियल क्रैश के ये चारों ही इंडिकेटर्स साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और इन सब इंडिकेटर्स के साथ ही कई और ऐसे इकोनॉमिक रियलिटीज भी हैं जो इकोनॉमी के लॉपसाइडेड डायरेक्शंस को दिखा रहे हैं। मसलन की लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और इसी के साथ है बढ़ रहा लगातार कर्ज। पब्लिक डेट और प्राइवेट डेट दोनों में हुई है बेतहाशा वृद्धि पिछले कुछ सालों में। आज इंडियन मार्केट काफी वॉलेटाइल है और इन्वेस्टर्स के बीच अनसर्टेनिटी और नर्वसनेस है। प्राइवेट कंजम्पशन हो रहे हैं कम और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी लगातार गिर ही रहे हैं और इसलिए भी उनके स्टॉक्स के पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी हाई पर हैं। और ऐसे माहौल में चूंकि सारी ही पूंजी सिमट गई है चंद हाथों में, तो उनके बीच एक मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म है कि मार्केट में लगातार ही बुल रन बना रहेगा। आज इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 133.5% पर पहुंचा हुआ है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का 100 से ऊपर जाने का मतलब होता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। वैसे इंडिया का ऑल टाइम हाई मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखा गया था दिसंबर 2007 में, जब यह पहुंचा था 149.4% और उसके बाद 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं और इसलिए भी इंडियन मार्केट काफी वल्नरेबल है। आज भी किसी भी संभावित ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश में कैसे कोई इस बात से आंखें बंद कर सकता है कि एफआईआईज इंडियन मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, डेट बढ़ रहा है और साथ में है एक ट्रेड टैरिफ का रिस्क भी। एक ट्रिगर काफी होता है किसी फाइनेंशियल क्रैश के लिए, जैसे कि 2008 में लेमन क्राइसिस या 2000 में .com बबल बर्स्ट। क्या वैसे ही बबल आज नहीं देखा जा रहा है एआई स्टॉक्स का? अमेरिकी बाजार में चल रहा है एआई को लेकर जैसे एक सट्टा और एआई स्टॉक्स का है एक बबल। और मैं यहां यूएस की बात इसलिए भी कर रहा हूं कि अमेरिका अकेले ही ग्लोबल इंडेक्स का 60% है। जहां तक बात है इंडिया की, तो 2000 में इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रांग होने पर भी मार्केट गिरा था ग्लोबल शॉक की वजह से। 2008 में भी यही ट्रेंड था और इसलिए भी अर्थशास्त्रियों के बीच है एक डर। सुनने में अच्छा लगता है कि इंडियन मार्केट आज एफआईआई डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लगातार कम हो रही नौकरियों के बीच आगे चलकर अगर एसआईपी बंद होने लगे तो इंडिया को तो एफआईआईज का भी इन्वेस्टमेंट चाहिए मार्केट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। बहरहाल इंडियन मार्केट और इकोनॉमी में स्ट्रेस तो है ही। अब आगे जाकर एक असेट बबल जो बन गया है वो वर्स्ट होगा और फाइनेंशियल क्रैश लंबे समय के लिए मंदी लाएगा या नहीं, ये तो कई वेरिएबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।